रिपल क्या है, ये काम कैसे करता है? क्या रिपल की क्रिप्टो करेंसी XRP एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? और एक क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग सिस्टम से क्या रिलेशन हो सकता है? वैसे तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखना, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है। तो इन सब बातों को साइड करते हुए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ द इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपल के बारे में एंड इस वीडियो में मैं रिपल को इतना डिटेल में समझाने वाला हूँ कि शायद ही कुछ मिस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र की हो एंड वो पैसे उनके बैंक तक पहुँचने में 3 से 4 दिन लग गए हों? वैसे ये हमें ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में देखने को मिलता है। तो बैंक्स को ऐसा क्या करना पड़ता है कि सिर्फ एक मनी ट्रांसफ़र करने में उन्हें 3 से 4 दिन लग जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए आज भी उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं जो कि 40 साल पहले बनाई गई थी, जैसे स्विफ्ट, वेस्टर्न यूनियन एंड मनीग्राम। ये सिस्टम काफ़ी स्लो एंड एक्सपेंसिव है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सारे बैंक सेम नेटवर्क या सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होते। तो ज़्यादातर केस में बैंक्स को एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडियरी बैंक्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है कॉमन नेटवर्क कनेक्शन फाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल, बैंक ए बैंक बी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन जो हमारा बैंक ए है वो स्विफ्ट यूज़ करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए और जो बैंक बी है वो मनीग्राम यूज़ करता है। तो इस केस में बैंक ए डायरेक्ट बैंक बी को मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसीलिए बैंक ए को कोई दूसरा बैंक ढूंढना पड़ेगा जो कि बैंक बी की कंट्री में हो एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट यूज़ करता हो। देन बैंक ए उस बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद वो बैंक बी को पैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होता है। और अगली चीज़ यहाँ पर आती है करेंसी कन्वर्जन, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एंड एक्सपेंसिव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने पैसे इंडिया से जापान ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं रुपीज़ को जापानीज़ करेंसी येन में बदल रहा हूँ, जो कि ईजिली पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंडियन बैंक्स यूजुअली येन को होल्ड नहीं करते हैं क्योंकि इसकी इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन इंडियन एंड जापानीज़ बैंक्स दोनों डॉलर को होल्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक्स डॉलर को एज एन इंटरमीडियरी यूज़ करेंगे एंड ये प्रोसेस इसलिए कॉस्टली होता है बिकॉज जब भी करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। जैसे कि अगर $1 74.32 रुपीज़ का है तो उसे अप्रोक्स 75 रुपीज़ ही कंसिडर किया जाएगा ताकि ट्रांजैक्शन कन्वीनियंट रहे। तो हमने अभी तक देखा कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सभी दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए एंड इस सिस्टम को चेंज करने के लिए सॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आता है रिपल। जैसे इंटरनेट के रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे हम HTTP प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, सेम ऐसे ही रिपल नेट भी प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसका नाम है RTXP। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एंड रिपल नेट में वैल्यू। रिपल लैब्स जो कि क्रिएटर है रिपल नेट के, उनका एम था एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जिससे ग्लोबली पेमेंट करना पॉसिबल हो और वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग ना हो और ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। रिपल का आइडिया सबसे पहले राइन फगर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, जिसका नाम था रिपल पे। लेकिन फिर 2012 में जेड मकेलब एंड क्रिस लार्सन को ये आइडिया पास कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ओपन कॉइन की शुरुआत की, जिसे बाद में रिपल लैब्स के नाम से जाना गया। रिपल लैब्स बाकी क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी अलग है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हुए भी बैंकिंग सिस्टम एंड पेमेंट प्रोवाइडर्स को सर्व करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे, ये सब रिपल करता कैसे है? रिपल नेट एक नेटवर्क है जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स पर बेस्ड है, जिसे रिपल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल या शॉर्ट में RTXP कहते हैं। रिपल नेट के नेटवर्क में भी बाकी क्रिप्टो करेंसीज के नेटवर्क की तरह ही कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें वैलिडेटर्स कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं एंड ये सब मिलकर एक लेजर मेंटेन करते हैं। उस लेजर में रिपल की ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक ब्लॉक इन ब्लॉकचेन। रिपल नेट में जो वैलिडेटर्स होते हैं उनका काम होता है मेक श्योर करना कि जो भी ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क के थ्रू की जा रही है वो RTXP के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। दुनिया में कोई भी वैलिडेटर बन सकता है एंड रिपल नेटवर्क को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। जैसे बिटकॉइन नेटवर्क में कोई भी नोड बन के माइनिंग कर सकता है, बस कुछ ऐसे ही। कंपनीज़ को रिपल नेटवर्क में एक्सेस लेने के लिए गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। गेटवे
जो कि बैंक्स के थ्रू रन किए जाते हैं, वो एक एंट्री पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो रिपल नेटवर्क से बाहर के होते हैं। रिपल के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे एक्स रैपिड, एक्स विया एंड एक्स करंट, जो कि कंपनीज यूज़ करती है इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें समझ ली, लेकिन ये जो रिपल नेट प्लेटफॉर्म है, ये मनी ट्रांसफ़र करने के लिए करेंसी कौन सी यूज़ करता है? बाकी क्रिप्टो नेटवर्क्स जो कि सिर्फ अपनी क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करते हैं, रिपल उनसे एक स्टेप आगे है। रिपल नेटवर्क हमें 2 टाइप की करेंसीज ऑफर करता है, IOU एंड XRP। IOU एक टाइप का टोकन है। कोई भी पर्सन जो रिपल नेटवर्क पर है वो IOU इशू कर सकता है। IOU का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ज़रा सोचो कि बिटकॉइन क्या रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन रिप्रेजेंट करता है वैल्यू। लेट्स सपोज मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो उससे ये इंश्योर होता है कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली $30,000 हैं, या जितनी भी बिटकॉइन की प्राइस है। लेकिन IOU कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। इनफैक्ट ये बताता है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम्हें किसी को लौटानी है, लाइक डेट, कर्ज। एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आपने वो किसी से उधार ले लिए। तो उस पर्सन ने आपको 1 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन उसने कहा कि इसके बदले मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए। इन एनी केस अगर तुम पैसे वापस नहीं लौटा पाते हो तो वो सिक्योरिटी का यूज़ कर पाए, जैसे कि आप उस पर्सन को अपना कोई ऑर्नामेंट या फिर चेक भी दे सकते हो एज ए सिक्योरिटी। तो उस केस में वो ऑर्नामेंट या चेक IOU कहलाया जाएगा। हर IOU का एक नाम होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो IOU क्या रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, एक IOU है USD.Bitstamp, जो कि Bitstamp के थ्रू इशू किया गया था एंड जो USD पे बैक करने का प्रॉमिस करता है। IOU किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि डॉलर्स, यूरोज, गोल्ड, ऑयल, इवन काऊ का भी हो सकता है। IOU खुद में कोई एसेट नहीं है, तो इसीलिए इसे ट्रेड नहीं किया जा सकता। ये बस एक कोलेट्रल है। शायद इसीलिए ज़्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स IOU के बारे में नहीं जानते। बट अगर हमें किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसकी पूरी नॉलेज लेनी ज़रूरी है। सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज लेकर और बस दूसरों की एडवाइस पर अपने डिसीजन लेकर गैम्बलिंग करना और फिर उसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे देना इज़ नॉट द रियल थिंग। सो इसीलिए पूरी नॉलेज के साथ चलो। तो अब यहाँ पर IOU की बात ख़त्म होती है। अब हम रिपल नेटवर्क की दूसरी करेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है XRP। XRP एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि रिपल लैब्स के थ्रू इशू की गई है, जो कि रिपल नेटवर्क के अंदर पेमेंट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। जैसे अगर कोई बैंक एक बड़ा अमाउंट किसी दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो मल्टीपल इंटरमीडियरी बैंक्स के थ्रू ना जाकर सीधा अपने पैसों को XRP में कन्वर्ट करेगा एंड रिसिपिएंट बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब रिपल लैब्स के पास पहले से IOU है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो XRP की क्या ज़रूरत थी? इसका जवाब है कि जहाँ पर IOU सिर्फ एक पेमेंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वहाँ पर XRP एक क्रिप्टो करेंसी है, एक प्रॉपर एसेट। तो इसीलिए XRP को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ XRP के और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये फास्ट है और सस्टेनेबल भी है। XRP की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में एवरेज 10 मिनट लग जाते हैं। साथ में XRP हर सेकंड 1500 ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 7 कर सकता है। तो इसीलिए XRP को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। XRP को लेकर हर किसी के माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर XRP एक क्रिप्टो करेंसी है तो क्या उसे भी माइन किया जाता है? नहीं, XRP को माइन नहीं किया जाता। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हुई होगी। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसे माइन किया ही नहीं जाता, XRP में माइनिंग क्यों नहीं होती? ये बात जानने से पहले हमें समझना होगा कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज में माइनिंग क्यों की जाती है। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन को ही ले लेते हैं, बिकॉज इससे हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो बिटकॉइन में माइनिंग की जाती है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन रिपल में ट्रांजैक्शन को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी कोई XRP की ट्रांजैक्शन उसके नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होती है, तो नेटवर्क पर जो वैलिडेटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं, वोटिंग के थ्रू। जब भी किसी वैलिडेटर के पास कोई ट्रांजैक्शन पहुंचती है, तो वो उसके बारे में दूसरे ट्रस्टेड वैलिडेटर्स के साथ कंसल्ट करता है, फिर वोटिंग होती है। अगर 80% या उससे ऊपर वैलिडेटर्स ने वैलिड वोट किया, तो फिर वो ट्रांजैक्शन रिपल के लेजर में अपडेट हो जाती है, मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है।
ट्रस्टेड वैलिडेटर्स की एक लिस्ट होती है जिसे यूनिक नोड लिस्ट या यूएनएल कहा जाता है। हर ट्रस्टेड वैलिडेटर के पास एक यूएनएल होता है। रिपल लैब्स जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने 100 बिलियन XRP इशू किए थे एंड रिपल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग और ज़्यादा XRP क्रिएट नहीं किए जा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब कॉइन्स को ओन कौन करता है। 20 बिलियन XRP ओन करते हैं इसके फाउंडर्स जेड मैककलब, क्रिस लार्सन एंड आर्थर ब्रिटो। एंड रिपल लैब्स के पास अराउंड 7 बिलियन XRP हैं और 20 मिलियन XRP कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स को सेल कर दिए गए। और फिर बाकी बचे हुए XRP जो कि करीब 53 बिलियन है वो सील्ड है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें से 1 बिलियन XRP हर मंथ रिलीज़ किए जाते हैं। XRP को 6 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 0.000001 XRP को ड्रॉप कहा जाता है। तो अब जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो खुद से डिसाइड करने के लिए कि आपको रिपल में इन्वेस्ट करना है या नहीं। बाकी रिपल के ऊपर एनालिसिस हम आगे आने वाली वीडियोस में लाएंगे, तो देखना मत भूलना। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। एंड बाकी लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारे ऑप्शन नीचे अवेलेबल हैं, जो करना है कर देना। बाय बाय।